नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ एक छोटे से अंतराल के बाद हैं आनंद कुमार। इनको फेसबुक वाले जानते होंगे, आनंद कुमार पटना वाले के गीतायन के लेखक हैं, शोधार्थी हैं, आचार्य भी हो गए हैं, बाकायदा डिग्रीधारी। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आलोक भाई। तो जैसा कि दर्शकों और श्रोताओं आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं देते हैं और ना ही हमारी इसमें रुचि है कि हम किसी समाचार को बता के सनसनी फैलाएं। लेकिन आज बात एक यात्रा की होगी। यात्रा स्वयंभू हिंदू हृदय सम्राट, आजकल स्वयंभू होने का जमाना है, तो बिहार के एक नेता हैं भाजपा के गिरिराज सिंह, वो स्वयंभू हिंदू हृदय सम्राट, यानी उन्होंने खुद को खुद से घोषित कर दिया है। वह एक यात्रा पर निकले, हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर। अब इस यात्रा का मार्ग जो था आनंद जी, आपको पता ही होगा कि वो बड़ा चुनिंदा था। 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू हुआ और 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचकर खत्म हो गया। भागलपुर 1989, बिहार किशनगंज, जहां 60% मुस्लिम जनसंख्या है, आंकड़ों पर उससे ज्यादा भी हो सकती है। और ये गए कहां कहां? कटिहार गए, पूर्णिया गए, अररिया गए। अररिया में क्या हुआ? अररिया में भाजपा के जो सांसद हैं प्रदीप कुमार, उन्होंने कहा हिंदू होकर रहना होगा अररिया में। इसको भाई लोग ले उड़े कि वो सारे समाज को, सारे और बेसिकली मुसलमानों को हिंदू होने की धमकी दे रहा है। इतना आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा कुछ हमारा जो सो कॉल्ड सेकुलर प्रोग्रेसिव तबका है। हालांकि प्रदीप कुमार ने क्या कहा था, अररिया में रहना होगा तो हिंदू होकर रहना होगा, जब जात पात वगैरह तब देख लीजिएगा, जब शादी विवाह कीजिएगा या बाल बच्चे बड़े होंगे, अभी देश की रक्षा कौन करेगा। तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की उस बात को आगे बढ़ाया कि बंटोगे तो कटोगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को आगे बढ़ाया कि जो विपक्ष है वह हिंदुओं को खंड खंड कर देना चाहता है। लेकिन प्रदीप कुमार का वह बयान विवादित की श्रेणी में आ गया। आनंद जी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकल रही है, वह भी सीमांचल के ऐसे इलाके से जहां जाकर गिरिराज बाबू को ये कहना पड़ रहा है कि यह सीमांचल नहीं है, मिथिलांचल है, किसी के बाप की जमीन नहीं है, वगैरह वगैरह। वो वैसे भी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भाजपा ने इससे किनारा कर रखा है। क्या मामला है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भाजपा का कोई नेता इतनी बड़ी रैली करे, क्योंकि हम बिहार में कम से कम कई भाजपा के जो फायर ब्रांड कहे जाते हैं, कई जो प्रवक्ता माने जाते हैं और कई जो ठीक ठाक तबके के युवा नेता हैं, उनसे कह चुके हैं कि भैया जब न्याय यात्रा जिस समय चल रही थी तो आप लोगों को भी निकालना चाहिए था। सबने हामी भरी, सबने ये कहा था कि हाँ यात्रा निकालनी चाहिए, यात्रा निकालनी चाहिए, लेकिन किसी को भी पार्टी हाईकमान से शायद परमिशन नहीं मिली, तो कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि वो खुद रैली के लिए निकलेगा, या पैदल यात्रा हो चाहे गाड़ी से यात्रा हो, 4-5 जिलों में भी निकलेगा, इसके लिए कोई राजी नहीं हुआ था। तो ऐसे में अगर गिरिराज सिंह इस यात्रा के लिए निकलते हैं तो पार्टी की सहमति नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये लोग जिस कैडर से आते हैं, जिस किस्म की इनकी कार्यशैली है, अगर आप पत्रकारों की भी कार्यशैली देखेंगे तो पत्रकार बाकी जो भी आप देखेंगे कि जितना कुछ भी होता है, कोई प्रेस वार्ता हो, कोई आयोजन हो, उसमें कभी भी समय से नहीं पहुंचते। मतलब 11 बजे कहा गया तो 12 बजे तक टहलते टहलते पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आरएसएस का कोई आयोजन हो, कम्युनिस्टों का कोई आयोजन हो, या फिर भाजपा का कोई आयोजन हो, तो उसमें ये बड़ा समय से पहुंच जाते हैं, क्योंकि अक्सर इसमें जो लोग होते हैं ये लोग समय के बड़े पाबंद होते हैं। मतलब अनुशासन इनका बहुत कड़ा, बड़ा तगड़ा होता है। तो ये अगर गिरिराज सिंह के बारे में कोई कह रहा है कि भाजपा की अनुमति के बगैर और आरएसएस की अनुमति के बगैर ये रैली हुई है, तो वो गलतफहमी है। ऊपर से जैसी किस्म की भीड़ दिख रही थी, उस भीड़ को मैनेज करना सिर्फ और सिर्फ एक संगठन के बस का है, और संगठन का नाम हम नहीं लेंगे, चलिए जाने देते हैं उसको। गैर राजनीतिक है तो गैर राजनीतिक संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जी।
उसके सहयोग के बगैर इस क्षेत्र में इतना काम संभव नहीं था। और काफी लंबे समय से, मतलब अगर आप इस क्षेत्र में घूमते रहते हैं तो आप पाएंगे कि विशेषकर जैसे पूर्णिया का बिस्फी वगैरह जो पूर्णिया का बिस्फी नहीं, बिस्फी आपका दरभंगा में आ जाएगा। बाईसी नाम का इलाका है पूर्णिया में, जो ऐसे समुदाय के लिए जाना जाता है, और वो रास्ता सीधा किशनगंज की तरफ जाता है। जो बाईसी से गुजरता है रास्ता, वो सीधा किशनगंज की तरफ जाता है। तो इन रास्तों से अगर आप गुजर रहे हैं और आपके पास बहुत प्रबल जन समर्थन नहीं है, तो समुदाय विशेष की जो आबादी है वो आपको दबा देगी, वहां से आप निकल नहीं पाएंगे। ये बहुत जानी हुई समझी हुई बात है। ये सारे पत्रकार और सारे जो स्थानीय वहां के लोग हैं वो जानते हैं। बोलता इसके बारे में कोई नहीं है। कभी कभी इसके बारे में आवाज उठी है। आपको ध्यान होगा कि एक आध बार जब स्कूलों में छुट्टियां जो थी ना, वो फ्राइडे को होनी शुरू हो गई थी, तो बिहार विधानसभा में इन बातों पर चर्चा हुई थी। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे याद आता है कि दैनिक भास्कर में एक लेख छपा था जिसमें ये आबादी का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है, बदल गया है, उस पर बात हुई थी। अगर व्यक्तिगत रूप से मिलने जुलने वालों की बात करें तो इस इलाके में ही अररिया जिले में अगर आप देखेंगे तो वहां पर फणीश्वर नाथ रेणु का जो परिवार है वो अभी भी रहता है। वो एक बार विधायक भी हो चुके हैं। उनके क्षेत्र में जाएंगे तो आपको एक नया शब्द सुनने को मिलेगा। ये शब्द होता है बदिया। अब ये बदिया क्या होता है? तो बदिया जो है ये नेकी और बदी से बना हुआ शब्द है। नेकी जैसे अच्छाई के लिए होती है, बदी बुराई के लिए होती है। तो बदी करने वाला जो आदमी होगा, जो हमेशा बदी ही करेगा, वो बदिया होगा। तो ये एक समुदाय विशेष के लोगों को कहा जाता नहीं है। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या विस्थापितों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है बदिया। और ये शब्द ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू इस्तेमाल विस्थापितों नहीं, मुसलमान विस्थापितों नहीं सर, घुसपैठियों। घुसपैठिए। भारत के अंदर है तो घुसपैठिए, भारत के अंदर है तो घुसपैठिए कहिए उनको। तो ये जो घुसपैठिए होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बदिया शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि देखिए, पशुपालन जो है वो सिर्फ हिंदुओं का पेशा नहीं है। पशुपालन में अक्सर भैंसे वगैरह जो होती है वो मुसलमान भी पाल रहा होता है। और ये बदिया समुदाय जहां आकर के रहने लगता है, वो पशुओं को चुरा करके और उसके टुकड़े टुकड़े करके काट के खावा के खत्म कर डालता है। अब समस्या ये है कि अब पशु चोरी की आप एफआईआर कैसे करवाएंगे? पशु पे, अब कटे हुए पशु के टुकड़ों पे कहीं से ये पहचान तो हो नहीं सकती कि ये वही जानवर है जो आपका था। तो आजकल कान में एक टैग लगाने का शुरू हुआ है कि किसी पशुपालक के पास 3 से अधिक पशु हैं तो उसके कान पे टैग लगाया जाता है, एक जियो टैग लगाया जाता है। तो ये अभी कार्यक्रम बिहार में शुरू ही हुआ है। तो ये कार्यक्रम भी वहां पे उस इलाके में चल रहा है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये आर्थिक पक्ष है, वो आर्थिक पक्ष है जो चोट खा रहा है उस इलाके का। तो इसलिए होता क्या है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान की उतनी ज्यादा बात नहीं रह जाती। यहाँ पर भारतीय बनाम घुसपैठिए की बात ज्यादा आ जाती है। जो बात आपको आज ही हेमंत बिस्वा शर्मा वहां झारखंड में करते हुए सुनाई देंगे, करीब करीब वही बात यहाँ पर होनी शुरू हो गई है। क्या होता है कि कुछ एक टुकड़ा जो होता है 20-25 लोगों का, बदिया जिन्हें कहते हैं, ये 20-25 आकर के एक जमीन का टुकड़ा लेते हैं, लीज पर कह लीजिए, जिसको पट्टे पर कहा जाता है, और वहां पर खेती करना शुरू करते हैं। और इतना संगठित उनका काम होता है, इतना ट्रेंड और इतने ऑर्गेनाइज्ड वो होते हैं कि जल्दी ही पूरा गांव जो है वो उनके कब्जे में आ जाता है। पूरे गांव की जमीन उनके पास पट्टे पे होती है। और उस गांव का जो किसान होता है, जो इतने समय से खेती कर रहा था, वो अपनी जमीन पट्टे पर दे करके और दिल्ली वगैरह में मजदूरी करने चले जाता है। तो 20 साल से जो ये चल रहा है, इन सब की वजह से आर्थिक जो समर्थन है, आर्थिक जो पक्ष है, उसकी वजह से जो समर्थन है वो गिरिराज सिंह के पास आनंद जी, आनंद जी यहाँ रोकूंगा आपको, यहाँ रोकूंगा आप। गिरिराज सिंह को जो भी समर्थन मिले, और ये एक ओपन सीक्रेट है कि भाजपा खुल के नहीं आ रही है क्योंकि उसको राजनीति करनी है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसको नीतीश कुमार को भी साथ रखना है, और नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्षता के अलंबरदार हैं वगैरह वगैरह, समझ गया। गिरिराज बाबू ने हुजूर बहुत देर नहीं कर दी आते आते। जब यहाँ पर हिंदुओं की छुट्टियां कैंसिल की गई, वो के पाठक ने की शिक्षकों के बहाने, जब मुसलमानों की छुट्टी बढ़ाई गई, अब की डेट में यह स्थिति है कि मुसलमानों की छुट्टी से शायद एक आध छुट्टी कम है, सरकारी छुट्टी। जब शोभा कम नहीं थी, हमेशा कम थी। जब शोभा यात्राओं पर पथराव हुए, जब एक
बहुत विख्यात एसपी साहिबा थी, लिपि सिंह, उनके साथ क्या उन्होंने क्या क्या किया। तो ये गिरिराज बाबू को चुनाव से पहले कहां से दिव्य ज्ञान हो रहा है, हैं? और चुनाव दूसरी से बात, पहले दिव्य ज्ञान, इसके साथ साथ मुसलमानों को जो दिव्य ज्ञान हो रहा है उस पर भी बात करिए कि मुसलमानों ने तो वो भीम मीम वाले जो थे, जो 2-3 नाम मिला के नाम रखते हैं और उसमें भी बावनों का नाम उन्होंने चुरा लिया है। 2 नाम तो बावनों के ही हैं, तो नहीं, चंद्रशेखर भी तीन बावन तीन थे तीन 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 के 3 नाम जो थे वो बावनों के ही थे जी। तो अब उन वो गए कहीं दिल्ली में मजमा लूटने, और भाई लोगों ने, भाईजानों ने उन्हीं को कूट दिया, कहा कि यहाँ पर अल्लाह अकबर लगेगा क्या, भीम मीम कर रहे हो बे। तो ये जोगेंद्र नाथ मंडल वाला क्या सीन हो रहा है उनके साथ? देखिए, वो कहावत तो उनकी ही है ना। अब जब आप कहेंगे कहावत में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो भैया वहां पे संख्या भारी किसकी थी? समुदाय विशेष की थी। तो हिस्सेदारी किसकी होगी? पूरी की पूरी उनकी होगी। उसमें अगर आप हिस्सेदारी लेने जाएंगे तो ये जुमला तब तक चलता है जब तक आप हिंदू बहुल क्षेत्र में, कि आपकी संख्या भारी है तो आपको हिस्सेदारी ज्यादा मिलेगी। ये सब बातें तब होती हैं जब आप हिंदुओं के पास हैं, जो सेकुलर किस्म के हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। जब लोकतंत्र से उतर करके आप भीड़ तंत्र के साथ चले जाते हैं तो ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला हिस्सा नहीं चलेगा। जिसकी संख्या भारी पूरी उसकी हिस्सेदारी, ये चलेगा। तो जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ जो हुआ था बिल्कुल वही उनके साथ हुआ, और जितनी बार ये कोशिश की जाएगी उतनी बार आपको नतीजा यही देखने को मिलेगा। तो ये जो इनके साथ हुआ, तो जोगेंद्र नाथ मंडल, जिनके मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को जोगेंद्र नाथ मंडल पता ही नहीं होगा कि वो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में हमारे दर्शकों श्रोताओं को बताएं, खासतौर से जो युवा पीढ़ी के हैं। और मैं चाहूंगा, मैं अमूमन अपील नहीं करता हूं, लेकिन दर्शकों श्रोताओं जो हमारे हिंदू समाज के भीमवादी लोग हैं वो जरूर इस बात को सुने, प्लीज। तो जोगेंद्र नाथ मंडल एक बार सर्च कर लीजिए, और जोगेंद्र नाथ मंडल, आपको मेरे उच्चारण से पता चल रहा होगा कि जोगेंद्र नाथ मंडल नहीं होता, सही नाम तो योगेंद्र नाथ मंडल होगा। तो जोगेंद्र नाथ मंडल क्यों हो जाता है? तो जोगेंद्र नाथ मंडल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बंगाल के थे। तो अभी जो बंगाल का हिस्सा है उसे जब बंटवारे में 2 हिस्से में बांटने की बात हुई तो बांग्लादेश में कौन सा हिस्सा जाएगा वो तय होना था। तो एक इलाका ऐसा था जहां हिंदुओं की आबादी और मुस्लिमों की आबादी बराबर थी करीब करीब। तो अगर वोटिंग होती तो हिंदुओं के पक्ष में वो इलाका चला जाता, तो वो मुस्लिम के पक्ष में जाए, इसके लिए जिन्ना ने जोगेंद्र नाथ मंडल नाम के एक दलित नेता के साथ साठगांठ की। और जोगेंद्र नाथ मंडल जो कि दलित नेता हुआ करते थे, उन्होंने उस इलाके के दलितों का वोट पूरा पूरा मुस्लिम लीग के पक्ष में डलवा दिया, और वो इलाका चला गया बांग्लादेश में, अभी का बांग्लादेश, उस समय का पाकिस्तान। तो इस तरह से जो है वो जिन्ना जो है वो इनके एहसानों के नीचे आ गए जोगेंद्र नाथ मंडल के। तो जोगेंद्र नाथ मंडल जब भारत का बंटवारा हुआ तो जिन्ना के साथ ही पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। तो अगर पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री नाम आप सर्च करेंगे तो भी आपको जोगेंद्र नाथ मंडल नाम मिल जाएगा। उनकी कहानी भी आपको बहुत आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएगी, एक बार सर्च करके देख करके पढ़ के जरूर देखिएगा। तो जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ जो हुआ उसके बाद वो बड़ा मजेदार था। जोगेंद्र नाथ मंडल अलग होकर के चले तो गए, लेकिन पाकिस्तान जाते ही, पाकिस्तान के बनते ही और अलग होते ही उन्होंने देखा कि दलितों पर तो ज्यादा हिंसा जारी है। अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तो रहेगी। आप अगर 100 लोगों को काटने जाएंगे और उसमें 3 ही ब्राह्मण है, जैसा कि कहते हैं 3% ही ब्राह्मण है, और 20% से ऊपर जो है वो SC ST है, तो भैया अगर उसके ऊपर बम फेंकोगे तो ज्यादा संभावना किसकी है? 20% अच्छा हिस्सा जो अच्छा, है काटने में भेदभाव नहीं है, इस बात को क्लियर करना पड़ेगा भाई। आप काफिर हैं तो बराबर है, काफिर मतलब काफिर आपका काफिर होना उससे पर्याप्त उससे है। आप दलित हैं, उससे भी उससे भी बावन है, आसान कोई चीजें फर्क नहीं हैं। पड़ता है उस जी। उससे भी आसान चीजें समझिए कि जो गरीब तबका होगा उसको काटना ज्यादा आसान है, क्योंकि उसके लिए पुलिस सुरक्षा जो होगी वो बाद में आएगी या बाद में पहुंचेगी। वो उतना जान पहचान वगैरह से उतना समर्थन नहीं होता सामाजिक रूप से। तो जब जोगेंद्र नाथ मंडल ने ये देखा कि ये हो रहा है तो उन्होंने चिट्ठियां लिखनी शुरू की।
तो सरकार को चिट्ठी लिखी, कभी कानून मंत्री रहते हुए कभी उन्होंने वहां के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, कभी जिन्ना को चिट्ठी लिखी, चिट्ठियां लिखते रहे, देखा कि चिट्ठियां लिखने का कोई नतीजा नहीं हुआ। आखिरकार 2 साल बाद जब जिन्ना की मौत हो गई तो जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो भाग करके पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री पाकिस्तान से भाग करके वापस भारत आ गए और यहीं बंगाल में उनकी गुमनामी में मौत हुई। जो आदमी इतना पावरफुल था, जो बंटवारे के टाइम पर ये तय कर सकता था कि कौन सा इलाका कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, दलितों का वोट किसको जाएगा। आप गौर कीजिए कि जोगेंद्र नाथ मंडल जो है वो इकलौते ऐसे नेता थे, अंबेडकर उतने बड़े नेता नहीं थे। अंबेडकर आप बुद्धिजीवी जरूर कह सकते हैं, लेकिन अगर चुनाव जीतने वाला नेता या लोकप्रियता को अगर पैमाना माने तो योगेंद्र नाथ मंडल बड़े नेता थे। लेकिन मैं एक बात की तरफ, एक मिनट आनंद जी, एक मिनट मैं आपका ध्यान, चूंकि आप हारमोनियम लेके निकलेंगे इसलिए मैं दिलाना कि मंडल जी की बेमानी हरकतें यहाँ आकर बंद नहीं हुई। जब वहां से लूट पिट के जूते खा के वापस आए, यहाँ फिर से उन्होंने राजनीति करनी चाहिए और 3 बार जनता ने उनको पटक पटक के धोया, उसके बाद वो शांत हुए। आगे जी। जो जनता ने जो किया उनके साथ वो किया ही, लेकिन इसमें गौर करने लायक एक और चीज है कि अंबेडकर जब संसद में पहुंचे थे तो उनको जिन लोगों ने जो 7-8 नाम आपको मिलेंगे उसमें भी एक नाम आपको जोगेंद्र नाथ मंडल का मिल जाएगा। तो जो अंबेडकर पहुंचे थे संसदीय समिति में और संसद में, वहां पर भी उनका नाम आपको मिल जाएगा। तो जोगेंद्र नाथ मंडल कितना बड़ा नाम हुआ करते थे उस दौर में, ये आपको पता चल जाएगा। और ये आदमी गुमनामी में मरा, मतलब जनता ने इसको बिल्कुल नकार दिया, धिक्कार दिया। जनता ने सच्चाई इनकी देख ली कि जय भीम के साथ जय मीम मिलाने पर भाईचारा जो होता है उसमें भाईजान जो है वो दूसरे को चारा बना लेते हैं। तो ये उन्होंने देख लिया। तो ये जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ जो हुआ था एग्जैक्टली वही होगा जो भी आदमी जय भीम के साथ जय मीम का नारा जोड़ेगा। चाहे आप हैदराबाद में रजाकारों को देख लें, ओवैसी जो है जिस पीढ़ी से आता है, तो रजाकार जब भाग गए थे तो अपनी पार्टी जो थी वो जिसे दे करके गए थे वही पार्टी आगे चल करके आज AIMIM के नाम से जानी जाती है। पहले MIM थी, अब AIMIM है, सिर्फ नाम में 2 अक्षर आगे जोड़ दिए हैं, पार्टी तो वही वाली है बिल्कुल। तो उसी परंपरा को, रजाकारों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। रजाकार क्या थे, अगर ये नहीं सर्च किया है तो रजाकार भी एक बार सर्च करके देख लीजिए। उन्होंने मारा किसको था वो भी एक बार सर्च करके देख लीजिए। तो रजाकारों के साथ जो मुक्ति वाहिनी और राइफलधारी स्त्रियां आपको मिलेंगी वो आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगी कौन से कम्युनिटी की कौन सी महिलाएं थी। तो वहां पे आपको ये सब जब दिख जाए तो उसके बाद आप आइए और उसके बाद देखिए कि जो चंद्रशेखर रावण, या जो कुछ भी उसका असली नाम है, चंदू कहना ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये जो चंदू है, तो चंदू के साथ एक और शब्द जोड़ने का मेरा मन कर रहा है लेकिन फिर मेरे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। खैर, च से ही शुरू होने वाला। तो ये जो चंदू है, ये चंदू के साथ जो हुआ वो बिल्कुल वही हुआ जो होना चाहिए या जो होता आ रहा है या होता आया है। तो कोई आश्चर्य नहीं होगा आपको कि इस तरह का क्यों हो गया। मतलब हमेशा जो समर्थन करता था उसे पीट पाट करके, धक्के मार करके, लतिया करके स्टेज से नीचे क्यों उतार दिया गया। कई तो मीम वगैरह भी इस पर आ रहे हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर। चंदू के मीम आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो उस पर आपको आश्चर्य नहीं होगा। तो ये जो घटना जो दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रही है तो ये जो दूसरी तरफ घटना आपको दिखाई दे रही है, ये घटना आश्चर्यचकित करने वाली बिल्कुल नहीं थी। इसी का जो पोलररी होता है, इसी का जो दूसरा पक्ष होता है कि भैया जब चंदू का साथ तुम छोड़ोगे, चंदू बिहार नहीं आया था ऐसा नहीं है, चंदू बिहार भी आया था। अभी मुजफ्फरपुर में जब एक कांड हुआ था तो बिहार में आकर के उसने जो जातीय भेदभाव, जातीय वैमनस्य है उसको भड़काने की कोशिश की थी। और जहां तक दंगों की गिनती का सवाल है, तो दंगों की गिनती का ऐसा है कि एक बार दंगों की गिनती भी सर्च करके देखिए इंटरनेट पर। बिहार का जो पुलिस का डेटा होता है, वो पुलिस का डेटा 1 आध साल पुराना जो है वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और जो पिछला वाला डेटा है ना, उसके हिसाब से बिहार में 641 दंगे हुए हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिहार में दंगे नहीं होते या बिहार के लोगों को दंगा दिखाई नहीं देता, तो ये गलतफहमी भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। भले आप अखबार में उसको ना छापें, मीडिया पर उसे ना दिखाएं, बिल्कुल चुप्पी उस पर साध लें आप, क्योंकि आपके जो मुख्यमंत्री महोदय हैं
या कह लीजिए कि जो आपके मगध नरेश जरासंध हैं उनकी गाज गिर जाएगी आपकी कंपनी पर और आपके संपादक पर, और उसके बाद आपको लतिया के नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस डर से अगर आप उसको अखबार में नहीं छापते हैं, उसको मीडिया पे नहीं दिखाते, तो उससे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जनता जो है वो इंटरनेट की बंदी और पत्थरबाजी जो है वो हर एक जिले में नहीं, हर एक ब्लॉक में भुगत चुकी है, हर एक ब्लॉक में। और जनता यह भी देखती है कि हर एक हिंदू त्योहार पर, चाहे वो सरस्वती पूजा हो या अभी हाल में गुजरी दुर्गा पूजा, हर एक शोभा यात्रा पर पत्थर चलते हैं, मस्जिदों के आगे डीजे बजता है तो उनकी भावना जज्बात आपा घायल हो जाती हैं, लेकिन जब वो मंदिरों के आगे नाराए तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं तो उनको लगता है कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा ने दर्शकों, श्रोताओं, एक उद्वेलन तो पैदा किया है, और खास तौर से थोड़ी देर से ही हुई है, लेकिन यह जिन इलाकों से गुजरी है वो सब के सब बहुत ही अजीब तरह से वहां की डेमोग्राफी चेंज हुई है, और वो सरहद का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, इसलिए बहुत अजीब सा वहां माहौल भी हो गया है। और आप अगर जाएंगे कभी इस सीमांचल में तो आपको सामने दिखेगा कि क्या परिवर्तन हुए हैं। इसलिए इस टॉक की पूरी बात ध्यान से सुने। वैसे आनंद जी कुछ बीच में कहना चाह रहे हैं, बस आप अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें आनंद जी, 1 मिनट जी। जो डेमोग्राफी चेंज हुई है उसकी वजह, उसके कारण अगर आपको समझने हो तो एक बार रेलवे वाला नक्शा भी देखिए। एक बार शर्जिल इमाम का जो चिकन नेक ऑफ इंडिया काटने की बात थी, चिकन नेक काटने की बात थी, उसको भी याद कीजिए, और उसके बाद इस क्षेत्र का नक्शा देखने की कोशिश कीजिए। पूर्णिया अगर आपको जाना हो यहाँ पटना से, तो पटना से 300 किलोमीटर लगभग पूर्णिया होता है, ठीक है। तो पूर्णिया अगर हम लोगों को जाना हो, फ्लाइट से कोई दिल्ली से आ रहा हो, तो वो पटना आकर के और पटना से पूर्णिया नहीं जाता, वो बागडोगरा बंगाल आता है, और बागडोगरा से कार से टैक्सी से 1 घंटे में, 1 घंटा लगता है, वहां से करीब 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर के लगभग टैक्सी से 1 घंटा लगता है, और 1 घंटे में वो बागडोगरा से पूर्णिया चला आता है। तो जो फ्लाइट लेता है दिल्ली की, वो पूर्णिया कैसे पहुंचता है ये समझिए। पूर्णिया के ठीक बगल वाला जिला अररिया और किशनगंज है। ऐसा ही आपको रेलवे के नक्शे में भी दिखेगा। रेलवे के साथ क्या है कि जो कटिहार का नेक्स्ट बड़ा स्टेशन होता है वो होता है मालदा। मालदा का नाम जिन लोगों को याद होगा उन लोगों को हम एक बार फिर से याद दिला दें। मालदा दंगे जब हुए थे पिछली बार, तो अधिकतर सेकुलर लोग ये कह रहे थे कि दंगे हुए ही नहीं। बीबीसी के जितने पत्रकार थे वो लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं दंगे तो हुए ही नहीं, और जब वहां पे जाकर के लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया कि भैया दंगे ये हुए हैं और ये स्थिति है, तब जाके उन्होंने स्वीकारना शुरू किया कि हाँ कुछ हिंसा, छुटपुट हिंसा हुई है, लेकिन पुलिस ने काबू कर लिया है। तो अब तो खैर वो छुपाने की भी कोई स्थिति नहीं रह गई है, लेकिन 10 वर्ष पहले मालदा की ओर से आने वाली गाड़ियों में क्या स्थिति थी वो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो पिछले 10 वर्षों में भी बहुत कुछ बदला है। और इसीलिए मैं तीसरी बार कह रहा हूं कि इस वीडियो को प्लीज सुने, समझें, और अपने, चूंकि मैंने कहा या आनंद जी ने कहा, इस पर नहीं, हमारे फैक्ट्स को वेरीफाई कीजिए। हम बार बार कहते हैं कि हम आपको कोई नया ब्रेकिंग टाइप का या सनसनी नहीं दे रहे हैं। हम तथ्यों पर वो बातें आपको बताते हैं जिससे आप खुद सोचें और खुद अपना फैसला लें। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। दर्शकों, प्रारब्ध को अपना स्नेह और प्रेम देते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय सिया राम। जय श्री राम।